और भाई लोग, क्या हाल है तुम लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास एकदम है, मस्त सब एकदम बढ़िया है ना। जीवन में सब शांति सुख शांति होनी चाहिए भाई जीवन में। तो पर आज अपन करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1, खत्म कर देंगे इसको, आज खत्म कर देंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो, छोटा सा वीडियो, लेकिन तुमको नंबर दिलाएगा पक्का। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूँ तुमको 100% आएगा, बता रहा हूँ उस वाले कॉन्सेप्ट से। तो ढंग से सीख लेना, आज इधर उधर की बातें अपने को नहीं समझनी इसके अंदर, ठीक है। तो फटाफट देखो सब क्या करना है हमको। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि अपना जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सारा का सारा मैंने वीडियो डाला हुआ है अपना। ऑलरेडी नंबर से वीडियो बनाया मैंने, पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया था क्या टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, सब मैंने बताया आपको वहां पे। तो उस वीडियो को जाकर देख लेना पहले तो, और उसके बाद इसको स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अब इसके अंदर आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। कौन सी एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्या सीन है देखो, बहुत ही आसान और सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का बोर्ड्स में यहां से आएगा, 100% है, चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। तो आज आपको एक बात समझने की जरूरत है। आपको हुआ क्या, कुछ फ्रैक्शंस आपको लिखे रहेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन जब मैं सिखा रहा हूं उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको अगर कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जो नंबर पहले से ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है वो नंबर क्या होता है? आप सबने कहा सर वीडियो देख लेना मेरा, उसमें सब एक्सप्लेन किया है मैंने, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो आप लोग सब वहां पर आपने देखा और फिर यहां आया फटाफट से, आपने कहा कि सर जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशंस क्या क्या हो सकते हैं? आपने कहा सर या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं? कभी नहीं होते। तो इसका मतलब अगर कोई फ्रैक्शन आपको दिख रहा है तो फ्रैक्शन के डेसिमल एक्सपेंशन अगर वो निकालने के लिए बोल रहा है, वो क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए निकालना होगा। तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही कर लो पहले से ही कि भैया उसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरैशनल नंबर का, वो नंबर पहले से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो उसका आंसर या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। अब किसी भी फ्रैक्शन को देखकर मैं कैसे जज करूंगा कि इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है? बिना कुछ देखे आप सिर्फ देखकर ही जज कर सकते हो कि हाँ यार इसका आंसर ये आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को तो साइड में निकाल दो, वो तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि वो इरैशनल नंबर होते हैं। हमारे सामने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर आ रहा है, इससे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट, सेकंड, ये नंबर तुम्हारे सामने है। अब आपको देखकर जज करना है कि भैया इसमें से किसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपने कहा ठीक है सर, हम दिमाग लगाते हैं। इसको देखा, आपको कोई कॉन्सेप्ट, आपको लॉजिक ही नहीं पता, आपको सिर्फ एक लॉजिक पता है कि आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो पहले लॉजिक को सुन लो कि क्या समझना है, ध्यान से देखना। सब यहां लिख रहा हूं, दिमाग में ढंग से बिठा लेना, बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं चाहिए अपने को उसमें। वो सारे के सारे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर्स के आपने प्राइम फैक्टर्स किए, और उनके प्राइम फैक्टर्स में या तो 2 की पावर m दिख रहा है, या फिर 5 की पावर m दिख रहा है, या फिर दोनों के दोनों साथ में दिख रहे हैं। अगर आपको इस फॉर्म में उनके डिनोमिनेटर मिलते हैं, या तो ओनली 2 की पावर्स है और कोई नंबर नहीं है, या ओनली 5 की पावर्स है और कोई नंबर नहीं है, या दोनों है, ओनली 2 चलेगा, ओनली 3 चलेगा, ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, और दोनों भी चलेंगे साथ में, उनके अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ओनली 2,
ओनली 5, दोनों साथ में चलेगा, लेकिन कोई भी थर्ड एंट्री नहीं चाहिए अपने को। मान लो किसी के फैक्टर किया आपने 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 आ रहा है, तो 3 की पावर 2 ये हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर हो गया, बिकॉज मैंने आपको ये सिखाया है कि जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 के फॉर्म में हो, या सिर्फ 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो, उनके अलावा कोई और थर्ड नंबर अगर आ रहा है तो आप उसको साफ साफ मना कर देंगे कि ये हमारा आंसर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब जिनके फैक्टर्स में ओनली 2 होता है, ओनली 5 होता है, या दोनों होते हैं, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आंसर आएगा। और जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में कोई थर्ड नंबर की प्रेजेंस भी आ रही हो तो उसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बार बार बोल रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर के एग्जांपल से सारे के सारे ध्यान रखना। तो आप लोगों ने क्या किया? चेक किया, आपने कहा 17 अपॉन ये तो 2 की पावर 3 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? टर्मिनेटिंग। 7 अपॉन 5 की पावर 3 आ रहा है, ये क्या होगा? आपने कहा सर ये भी टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 दोनों है, स्टिल इट इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपको ये सिखाया मैंने, अगर ओनली 2 है, ओनली 5 है, या दोनों है तो भी चलेगा। यहां है, आप यहां देखा आपने, इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 7 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 और 5 तक ठीक था, ये 7 अलग आ गया ना, तो आपने क्या बोल दिया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ध्यान रखना। ये वहां देख लो, यहां थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना। आप ऊपर 15 है, नीचे 24 है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने पर आएगा 5 अपॉन 8, और हम सब जानते हैं कि 5 अपॉन 8 का मतलब होता है 5 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये किसका एग्जांपल है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा भी लिख सकता है एग्जाम में। समझ रहे हो बात को? इस वाले पार्ट है, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वे ध्यान रखना। मैंने पूरा का पूरा आपको ढंग से समझा दिया। इस बात को याद रखना कि जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो 2 की फॉर्म में है, या सिर्फ 5 की फॉर्म में, या दोनों की फॉर्म में है, तो उनका आंसर कैसा आएगा? उनका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और जिनके फैक्टर्स में कोई थर्ड नंबर की प्रेजेंस है तो उसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इधर एग्जांपल दिया, यहाँ ओनली 2 था, टर्मिनेटिंग है, ओनली 5 था, टर्मिनेटिंग है, दोनों है टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 2 है लेकिन साथ में 7 आ गया, कोई थर्ड नंबर की प्रेजेंस दिख रही है, तो हमने कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। वहां पर दिखने में तो 24 में 8 और 3, यानी कि 2 की पावर 3 और 3, ये 2 फैक्टर आ रहे थे। आप 3 को देखकर जज करते, जल्दबाजी में बोल देते नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आंसर है, लेकिन इसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आएगा तो 5/8 बनेगा, और 3 तो कट चुका। अब 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो हम सबको पता है कि 5/2 की पावर 3 इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल है। गड़बड़ नीचे अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी एकदम फर्स्ट क्लास क्रिस्टल क्लियर बात है, दिमाग में ढंग से बिठा लो। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। उसने कहा अभी आपने चेक कर लिया ना कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब आप उन सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर जिनमें भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करो। डिवाइड नहीं कर सकते, तुमको कसम है भगवान की। समझ गए ना? आप डिवाइड नहीं कर सकते। आप सबको अपने प्रियजनों की कसम है, उसने ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आप सबको कसम है अपने प्रियजनों की, आप डिवाइड नहीं कर सकते विदाउट एक्चुअल डिवीजन। इसी बात में ये बात छुपी हुई है। तो आपने कहा यार विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है और डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है, तो काम थोड़ा भारी हो गया। कुछ भारी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। एक एक पार्ट को लेकर के एक्सप्लेन करूंगा, ये सारे के सारे, तो ध्यान से सुनना। आप सब जानते हो कि इनमें से 4 में आंसर आया टर्मिनेटिंग, और इसके अंदर आंसर आया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो एग्जाम में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का कभी नहीं पूछेगा डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि वो भी नहीं निकाल सकता। डायरेक्ट बिना डिवाइड किए हम निकाल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग्स का। सिर्फ बिना डिवाइड किए हम किसका निकाल सकते हैं? ओनली टर्मिनेटिंग का ही निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसको तो साफ साफ क्रॉस कर दो कि भैया ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। तो हम किसका निकाल सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ निकाल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का। और 4 में आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, तो मैं उन चारों का आपको करके दिखाता हूं कि बिना डिवाइड किए कैसे डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने? पहला लिखा था आपके सामने 17/8। तो आपने इसके पहले प्राइम फैक्टर्स किए, तो आपको निकल के आया 17/2 की पावर 3। फिर क्या किया आपने? फिर आपने, ध्यान रखना ये रूल है, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो आप जितने 2 की पावर यहां दिख रही है उतनी ही 5 की पावर 3 भी लाओ, उतनी 5 की पावर्स भी लाओगे। अगर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी कितना चाहिए? मुझे 3 चाहिए। लेकिन आप सब जानते हो कि हमारे अंकल का दुकान तो है नहीं है
कि हम जो चाहें वो कहीं से भी लाके रख दें यहाँ पे, नहीं। ये मैथ्स की इक्वेशंस है, मैथ्स की फॉर्मेट है, तो इसमें आप सबको ये रूल पता होगा कि अगर आपने किसी चीज को नीचे मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आपने ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैथ्स में नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यही बेसिक रूल है। नीचे क्यों किया, क्योंकि जितने 2 थे उतने 5 चाहिए थे, मैंने बना दिए। और कितना हो गया अब ये 2 × 5 की होल पावर 3 हो गया। हम सबको एक रूल पता होगा, बहुत ही आसान सा लॉ हमने पढ़ा था, a की पावर m × b की पावर m कितना होता है, a × b की होल पावर m, यही तो होता है। तो आपने उस अकॉर्डिंग काम किया। आपने कहा सर ऊपर आ रहा है 17 मल्टीप्लाई बाय 125, तो नीचे कितना हो गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, और ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 5 कितना होता है भाई 85, 8 आ गया। 17 2 कितना होता है 34, 34 प्लस 8 कितना हो गया भाई 42, 42 4 लगा दो। 17 प्लस 1 कितना हो गया 21। आंसर कितना आएगा भाई 2.125। दिस इज योर आंसर। बिना डिवाइड किए, तो डिवाइड ही नहीं करना पड़ा यार, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आगे चले सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ भाई, आपने कहा सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है 7/125। 7/125 आपने फटाफट से फैक्टराइज किया। 7/5 की पावर 3 दिख रहा है, आपने कहा 2 की पावर 3 भी चिपका हुआ यहाँ पे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 5 × 2 की होल पावर 3। तो आप ये कह सकते हो कि हमारे पास ऊपर आ गया 56, नीचे आ रहा है 1000, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 0.056। दिस इज योर आंसर। अरे देख रहे हो भाई कितना आसान है, तो बच्चों वाला हलवा है ये, 1 नंबर में आ रहा है यार। मैं तो 1 नंबर के लिए फुल मेहनत कर दूं इसमें। करना क्या तुमको, सिर्फ मेरा ये वीडियो देखना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, काम खत्म हो गया। और क्या, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ भाई यहाँ पे 13 ये थोड़ा ध्यान समझ लेना, 13/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा हुआ है। तो आप सबने कहा है 2 की पावर 3 × 5 लिखा है सर आपने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर 5 तो है लेकिन पावर सेम नहीं है। 2 की पावर ज्यादा है, 5 की पावर कम है। 5 की पावर यहाँ 1 है। 5 की पावर 3 करने के लिए कितने 5 की जरूरत है, आपने कहा सर मुझे 2 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो मैंने 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 13 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में कितना आ रहा है, आपने कहा सर अपॉन में आ रहा है 2 × 5 की होल पावर 3। तो मल्टीप्लाई कर लिया आपने, 13 65 हो गया, 6 कैरी चला गया, 26 प्लस 6 कितना हो गया 32, अपॉन में कितना आ रहा है 1000। तो आपका आंसर कितना आएगा 0.325। खत्म, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल 0.325। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर। आगे चले, चलो आगे वाले पार्ट को देखते हैं। अब आपके पास एक पार्ट और था, वो लास्ट में 5/8, उसको तो आप बिल्कुल इसी तरह कर सकते हो, एकदम आसान है। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 125 कितना हो गया 625, और 65 अपॉन कितना आ जाएगा 1000। आंसर कितना आएगा 0.625। कितना आसान है, समझ रहे हो ना। इनको करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को वो बोलते ही नहीं कन्वर्ट करने के लिए, वो सिर्फ किसका बोलते हैं टर्मिनेटिंग का। तो भैया ध्यान रखना ये बात अच्छी तरीके से, अब ये तुम पे है, तुम्हें संभालनी है ये। तो अब एनसीईआरटी का 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। सब मेरे बोलने के साथ ही निकाल लिया करो, तुम फटाफट निकाल लो। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, ऊपर हेडिंग पढ़ो क्या लिखा हुआ है, चेक करके बताओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि किस किस का आंसर टर्मिनेटिंग है, किसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसने खुद शरीफों की तरह लिख के दिया है आपको। उसने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का नाम भी लिया बिकॉज वो समझदार आदमी, उसको पता है कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आ भी नहीं सकता। तो आप सबने फटाफट से क्या किया, चेक किया, खोल करके देखा, आपने सब पार्ट के डिनोमिनेटर के फैक्टराइज कर लिया। जिनके फैक्टर्स में आपको 2 या ओनली 5 या दोनों दिख रहे थे, आपने वहां बोल दिया टर्मिनेटिंग है, जहां पे नहीं दिखा वहां पे क्या बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो आपने ये पहला जज किया। पीछे सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स में टर्मिनेटिंग आंसर आया उन सबका डेसिमल एक्सपेंशन निकालो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो हमने वो भी कर दिया, हम वो वाला पार्ट भी सीख चुके हैं, ये आपको वही सिखाया था मैंने, पूरा का पूरा डेसिमल एक्सपेंशन निकालना कैसे निकालते हैं। अब रही थर्ड क्वेश्चन की बात, तो उसमें उसने 3 पार्ट दे रखे हैं, उनमें आपको देख देख के जज करना है कि कौन सा इसके अंदर से रैशनल है, कौन सा इरैशनल है, और रैशनल है तो क्यों है, इरैशनल है तो क्यों है। आपने फर्स्ट पार्ट चेक किया, सेकंड पार्ट चेक किया, थर्ड पार्ट चेक किया, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कौन सा क्या पार्ट है, लेकिन उसका सेकंड पार्ट होगा आएगा, उसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये इरैशनल नंबर है। तो आप सब जानते हो कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो भी नहीं सकता, तो बेसिकली आपने बोल दिया कि ये रैशनल नंबर है, तो ये कभी P/Q की फॉर्म में आएगा ही नहीं। उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि कौन सा P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, और रिप्रेजेंट होगा तो Q के फैक्टर्स क्या होंगे।
जैसे कि उसका फर्स्ट पार्ट जो टर्मिनेटिंग है शायद। अब टर्मिनेटिंग अगर उसका आंसर है तो आप खुद बताओ कि वो एक रैशनल नंबर एग्जांपल है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो भी जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि क्यू के फैक्टर्स पूछ रहा है ना। तो आप सब जानते हो कि आज मान लो इस वाले पार्ट को पूरा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, सुनना ध्यान से। 7.85762 ये एक मेरे को नंबर दिया हुआ है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैंने कहा कि सर यस ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डेसिमल हटाओगे नीचे आ जाएंगे टोटल 5 0 1 के साथ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो करके दिखाना नहीं आपको, सिर्फ ये हाइपोथेटिकली सोचना है दिमाग में, सिर्फ सोचना है आपको एक। तो हमने सोचा कि हाँ यार पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर तो टर्मिनेटिंग रहने वाला है, बिकॉज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है इसका आंसर। अब आज एक टर्मिनेटिंग डेसिमल जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आप मुझे बताओ क्यू के फैक्टर्स क्या होंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ क्यू। क्यू के अंदर कुछ तो स्पेशल बात होगी, तो वही आपको सिखाना है, ध्यान से सुनना। जो क्यू के फैक्टर्स होंगे ना वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे, ध्यान रखना। यानी कि क्यू के फैक्टर्स या तो 2 की फॉर्म में होंगे या 5 की फॉर्म में होंगे, इन दोनों के अलावा कोई थर्ड नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर थर्ड नंबर प्रेजेंट होता तो इसका आंसर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं आता, हम सबको ये बात मालूम थी। थर्ड पार्ट में उसने ऐसे ही रिपीटिंग आंसर दिया, मान लो उसने लिख दिया 1 5 3 6 3 6 3 6 3 6, इस टाइप से लिख के दे दिया। हम सब जानते हैं कि ये भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकता है, हमने सबने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेकिन मुझे आपको ये समझाना है कि अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अगर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसके क्यू के फैक्टर्स क्या रहेंगे। आपको क्लियर दिख रहा है कि इसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आया, तो 100% इस बात की श्योरिटी है कि क्यू के जो फैक्टर्स होंगे वो अदर देन, आप या तो बोल सकते हो कि अदर देन 2 और 5 होंगे, या फिर अदर नंबर विद 2 and 5। दे आर सम अदर नंबर विद 2 and 5। वो अदर नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 7 11 13 कुछ भी। लेकिन आपको ये लिखना है क्यू के फैक्टर्स कैसे होंगे। या द फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n to 5 की पावर n, देयर आर सम अदर नंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट विद 2 and 5। आइदर दे आर प्रेजेंट विद 2 और 5 और दे आर अलोन। वो अकेले भी आ सकते हैं और वो 2 और 5 के साथ भी आ सकते हैं, तो वो कोई ना कोई अदर नंबर जरूर होगा 2 और 5 के अलावा। इसीलिए उसका आंसर क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। तो भैया ये था अपना 1.4 का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। आपको मैंने पूरा समझा दिया, एनसीईआरटी खोल के आपने देख भी लिया, सारा काम हो गया होगा। अब लगे हाथ में, इसी में आपको समझाता हूँ फटाफट से। वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट बहुत ही आसान सा लॉजिक है, मेरी अप्रोच को समझना और उस अकॉर्डिंग आप मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी वर्ड प्रॉब्लम, ध्यान से देखना। तो भैया वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर मैं आपको जो अप्रोच सिखा रहा हूं उसको दिमाग में ढंग से बिठा लेना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, देखो अगर कोई एलसीएम या एचसीएफ से रिलेटेड, वर्ड प्रॉब्लम जनरली आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने का आएगा, वो आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के, क्या कहा था मैंने, वर्ड प्रॉब्लम को एक कहानी की तरह पढ़ा करो, हमेशा कहानी की तरह पढ़ो। उसमें जो भी चीज हो रही है वो ये मान लो कि आप कर रहे हो, यू आर द वन हु डूइंग ऑल दोज थिंग्स। जो भी उसमें हो रहा है, कोई बर्फी खा रहा है, बर्फी बना रहा है, कोई खड़ा हो रहा है लाइन में, कैसे भी खड़ा हो रहा है, सब आप हो। आपने वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, और पढ़ने का आपको इतना तो पता है कि या तो इसमें एलसीएम निकलेगा या इसमें एचसीएफ निकलेगा। तो जनरली कुछ चीजें बता रहा हूं उनका ध्यान से सुन लेना। अगर कभी किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि मैक्सिमम पॉसिबल, अगर कोई मैक्सिमम वर्ड दिख जाए तो ऐसे क्वेश्चन में 100% क्या निकलता है, एचसीएफ ही निकलता है। तो ये तो एक ट्रिक हो गई याद, ये तो एक रटने का तरीका हो गया है ना। चलो मैंने आपको बता दिया ये स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ढंग की अप्रोच सिखाता हूं जो कभी गलत नहीं होगी। मान लो किसी क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उस क्वेश्चन के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास उस क्वेश्चन में 2 ही वैरायटी है, या तो एलसीएम निकल सकता है या एचसीएफ निकल सकता है। तो हम उस क्वेश्चन को दोनों चीजें निकाल के भी तो जज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम होगी उसमें आप सबसे पहले ये ढूंढो कि हमारा जो भी आंसर आएगा, मैं इसमें एचसीएफ निकाल रहा हूँ, एलसीएम निकाल रहा हूँ, वो जो भी एक आंसर निकल के मेरा आएगा वो आंसर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन में। अगर आपने ये पकड़ना सीख लिया तो आपका काम हो गया। जैसे कि पहले एग्जांपल देखना है, एनसीईआरटी का उठा रहा हूँ, तो फटाफट से एग्जांपल को समझ सकते हो। ये अपना एग्जांपल दिया है, एक्सरसाइज 1.1 से पहले दिया है भाई। तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले एक एग्जांपल है, उसमें उसने लिखा कि 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है ना। बादाम बर्फी है, ये कुछ और मत मान लेना। और ये क्या है, ये काजू बर्फी है, केबी काजू बर्फी बादाम बर्फी। तो भैया जो क्वेश्चन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, आप लोग सब क्वेश्चन पढ़ लेना। उसने बोला कि इन टोटल सारी बर्फीज को उठा करके मुझे एक ट्रे में अरेंज करना है,
और जो ट्रे है मेरे पास, उस ट्रे के अंदर मुझे अरेंज करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्टैक बनेगी, आप क्या करोगे, बर्फी बर्फी जमाओगे, ऐसे इनको इकट्ठा करोगे, है ना। अब उसने बोला कि जो आप ढेर लगाओगे ना, उसमें एक बात का खास ध्यान रखना। मैंने पूछा क्या बात का, तो उसने बोला कि जो स्टैक है उसके अंदर बर्फी की वैरायटी चेंज होनी चाहिए, बर्फी सेम होनी चाहिए। अगर आपने कोई ढेर लगाया काजू की बर्फी का, तो काजू की बर्फी की उस लाइन, उस स्टैक में काजू की बर्फी होनी चाहिए, बादाम की बर्फी मत घुसा देना। दूसरा, जितने भी आप ऐसी स्टैक बनाओगे उन सब की हाइट सेम होनी चाहिए, यानी कि उन सब में इक्वल नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक। आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक। हर एक स्टैक में कितनी, क्योंकि सब में बराबर बर्फी आएंगी, तो उसने बोला कि हर एक स्टैक में कितनी बर्फी लगाएं कि ट्रे का सबसे लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई हो। ट्रे का सबसे लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई होना चाहिए, ट्रे का कम से कम एरिया काम में आना चाहिए। तो आपने बोला सर मैक्सिमम वर्ड तो आया ही नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई तभी हो सकता है जब आप मैक्सिमम बर्फी एक ढेर में लगाओगे। अगर आप एक ढेर में मैक्सिमम बर्फियां लगाते हो तो आप ये मान लेना कि इस ट्रे का लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? आप सबको ये बात दिमाग में ढंग से बैठ जानी चाहिए, जो मैंने आपको समझाई है बात। क्या समझाई है? कि आज आपको इसका लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करना है, तो एक ढेर में, एक स्टैक में मैक्सिमम बर्फियां लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और बर्फी कंडीशन आप जानते हो कि बर्फियां इधर उधर शिफ्ट होनी चाहिए, बर्फियां आपकी एक स्टैक में एक ही वैरायटी रहनी चाहिए। अगर काजू बर्फी की स्टैक है तो काजू बर्फी होनी चाहिए, बादाम की स्टैक है तो बादाम बर्फी होनी चाहिए। आपने कहा समझ में आ गया क्वेश्चन। मैक्सिमम वर्ड भी आपको दिख गया, तो आपने कहा इसमें एचसीएफ निकलेगा। ये तो थी मेरी एक पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच देना जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप सब ने क्वेश्चन को पढ़ा, आपको मालूम चला कि यार इसके अंदर है ना, मुझे ये चेक करना है कि मेरा आंसर कौन है। उसने पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक सो दैट लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे गेट ऑक्यूपाइड। अब अगर आपको आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक, उसने बोला हर एक स्टैक में मैं कितनी बर्फियां लगाऊं। उसने क्या बोला कि मैं हर एक स्टैक में कितनी बर्फियां लगाऊं। अच्छा, तो उसने जो पूछा है वो पूछा है कि एक स्टैक में कितनी बर्फियां आ रही है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो उस नंबर ऑफ बर्फीज को रिप्रेजेंट करेगा एक ढेर में जो आएगी। ये आपको समझ में आ गया। ये था आपका पहला तरीका जो आपको सोचना है कि इसमें निकालना क्या है। अब हमारा आंसर जो भी आएगा, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं एलसीएम निकालूंगा या एचसीएफ निकालूंगा। अगर मैं आज इन दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो एक बहुत ही बड़ा आंसर आएगा, बिकॉज एलसीएम नंबर्स जनरली बड़ा ही होता है। तो आपने देखा इन दोनों से बड़ा आंसर, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इन दोनों का एलसीएम आ गया 840। कितना आ गया एलसीएम? 840 आ गया। 840 इनका एलसीएम आ रहा है। अगर 840 इनका एलसीएम आ रहा है तो क्या 840 बर्फी मैं एक स्टैक में लगाऊंगा क्या? इसने तो सारी की सारी बातों को चेंज कर दिया। एक स्टैक में 840 बर्फी लगाएंगे क्या हम? 840 तो टोटल बर्फियां ही नहीं है। और पहली बात, इन दोनों को मिला तो वैसे ही नहीं सकते, बिकॉज आपको पता है कि हर स्टैक में एक ही टाइप की बर्फी होनी चाहिए। तो आपने कहा सर एलसीएम तो प्रैक्टिकली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर पॉसिबल है क्या? तो इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली क्या आंसर बन जाएगा? एचसीएफ। और एचसीएफ क्योंकि इन दोनों छोटा नंबर होगा, तो एक छोटा नंबर ही हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर सकता है। तो आ रही है बात समझ में? तो आपकी दो अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस में, ध्यान रखना कि अगर आपको वो मैक्सिमम वाला पार्ट समझ में आया तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये ज्यादा बेटर अप्रोच है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो इस वाले पार्ट में आपने ऑब्जर्व किया कि 420 130, तो आपने डिसाइड कर लिया कि इनका एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ बर्फी इन ईच स्टैक। तो आप बोल सकते हो सो 10 बर्फी आर अरेंज्ड या स्टैक्ड, 10 बर्फीज आर स्टैक्ड आर स्टैक्ड इन ईच स्टैक। या बोल सकते हो कि 10 बर्फी आर अरेंज्ड, इसको अरेंज कर दो यार, 10 बर्फीज आर अरेंज्ड इन ईच स्टैक। तो हम हर एक स्टैक में कितनी बर्फी अरेंज करेंगे? 10 बर्फी अरेंज करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का रूल है कि लास्ट में आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखकर आना है। मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, ध्यान से देखना। अब दूसरा एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला ये भी एनसीईआरटी के 1.1 का एग्जांपल है। उसमें उसने कहा कि भाई 32 तो बैंड मेंबर्स हैं और 616 सोल्जर्स हैं। ये तो बैंड मेंबर्स हो गए अपने, और ये अपने सोल्जर्स हो गए। तो ये अपने सोल्जर्स हैं और ये अपने बैंड मेंबर्स हैं। तो हमें क्या बोला गया? उसने कहा कि देखो यार, इनको है ना एक परेड के लिए खड़ा होना है, एक मार्च होना है।
कहानी ये है कि आगे बैंड मेंबर्स खड़े होंगे, उनके पीछे खड़े होंगे सोल्जर्स। अब आगे अगर बैंड मेंबर्स खड़े होने तो बैंड मेंबर्स जितनी भी कॉलम बना करके खड़े हो जाएंगे, वो जितने भी मान लो 1 2 3 3 में खड़े हो गए या 4 में खड़े हो गए, तो यहां पर कितने आ गए? 8 8 8 8 8 बैंड मेंबर 8 बैंड मेंबर 8 बैंड मेंबर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी 4 कॉलम बना ली कि हम लोग इस तरीके से खड़े हो रहे हैं कि 4 कॉलम बनेगी, 8 बैंड मेंबर इसमें 8, क्योंकि उनको इक्वली, आपने कभी परेड देखी होगी, सब में इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स है। ऐसा नहीं कि इसमें 10 खड़े हो गए, इसमें 5 ही खड़े हैं, इसमें 50 खड़े हैं, इसमें 60 खड़े हैं, ऐसा नहीं होता है ना। आपको पता है कि बिल्कुल फाइल फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल डिसिप्लिन में होता है। परेड का मतलब ही डिसिप्लिन है, मतलब सब जगह इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। अगर इस कॉलम में 10 है तो बाकी जितनी भी कॉलम्स बन रही है उन सब में 10 ही खड़े होंगे। तो यहां पर कहानी है कि पहले आगे बैंड मेंबर्स खड़े होंगे इक्वली और उसके बाद उनके पीछे सोल्जर्स खड़े होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल, उसने मैक्सिमम बोले तो मतलब समझ में आ गया कि एचसीएफ तो निकलेगा। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉलम्स, उसने बोला फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे ऑल कैन स्टैंड अकॉर्डिंगली सच दैट इन ईच कॉलम इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड बैंड मेंबर्स आर देयर। अगर इक्वल नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड बैंड मेंबर्स चाहिए आपको, अगर आपको बैंड मेंबर्स भी उतने, बैंड मेंबर्स जो हैं वो सारे भी हर कॉलम में बराबर होने चाहिए और सोल्जर्स भी हर कॉलम में बराबर होने चाहिए। आज अगर यहाँ 8 बैंड मेंबर है तो यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। तो आपका जो आंसर है वो बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी होंगी। उससे आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, उसने आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछा है। अब अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है तो आप सबने दिमाग लगाया, आप सबने कहा कि हाँ यार अब हम इसको कर सकते हैं। कैसे? सवाल उठता है कि आप करोगे कैसे। आपने कहा इसमें मैक्सिमम था इसलिए हम लोग फटाफट से एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ मेरा आंसर सेटिस्फाई भी कर रहा है। आपने दूसरे वाले मेथड से भी सोचा, आपने कहा कि अगर मैं इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालता तो एलसीएम इन दोनों जनरली बड़ा आता। मान लो इन दोनों का एलसीएम आ गया 1024 या 1224 आ रहा है, 1224 आ रहा है, 1224 इनका एलसीएम निकल के आया। तो अब आप मुझे ये बताओ, सिर्फ छोटी सी बात का आंसर दो कि 1224 कॉलम्स बन भी सकती हैं क्या यार? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें एलसीएम तो वैसे रिजेक्ट हो गया, निकलेगा क्या? एचसीएफ। तो आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला, एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। ध्यान रखना, आप जानते हो कि ये फॉर्मेशन ऐसे हो सकती थी कि एक ही कॉलम बनी, यहाँ 32 खड़े हो गए, उनके पीछे 616 खड़े हो गए, या 2 में खड़ा कर दिया आपने, यहाँ 16 खड़े हो गए, इनके पीछे बाकी खड़े हो गए, इधर आगे 308, इधर आगे 308। लेकिन ये सिर्फ 2 ही कॉलम बनी, यहाँ 4 ही कॉलम बन रही है, यहाँ एक ही कॉलम बन रही है। तो बेसिकली मुझे निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल कॉलम्स। तो आपने इन दोनों का एचसीएफ निकाला क्योंकि यही सबसे मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो 8 हो गया अपना क्या आंसर। इस फॉर्मेशन में मैक्सिमम 8 कॉलम बनाई जा सकती है, और अगर आप 8 कॉलम बनाते हो तो बैंड मेंबर्स तो 4-4 खड़े होंगे और ये सोल्जर 77 खड़े हो जाएंगे एक एक कॉलम के अंदर। समझ के बाद अच्छे से, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ढंग से इस बात को समझ जाना। तो क्या निकला इसमें? एचसीएफ निकला। ऐसा कोई एग्जाम्पल दूं मैं कोई और, तो आप एक बाहर का एग्जाम्पल भी देख लो कि मान लो एक टैंकर है, उस टैंकर के अंदर थोड़ा सा लंबा जा रहा है अपना वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं, चलने दो, वर्ड प्रॉब्लम है, फटाफट खत्म करते हैं, लास्ट के 5 मिनट और लगेंगे। आपको ढंग से समझाना बहुत जरूरी है ना, अपन कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अपने को लगे कि यार ये टाइम पास वाला काम हो गया है ना। सिर्फ समझाओ तो पूरा समझाओ, नहीं समझाओ तो पूरे टाइम आराम से बातचीत पेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको समझाना जरूरी है। तो एग्जाम्पल सुनना सब ध्यान से। मेरे पास 3 टैंकर है। कितने टैंकर है मेरे पास? 3 टैंकर है। पहले में 300 कैपेसिटी है, दूसरे वाली कैपेसिटी जो है वो 240 है, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 360 है। मेरे पास टोटल कितने टैंकर्स हैं? 3 टैंकर है, टैंकर 1, टैंकर 2 और टैंकर 3। अब इन तीनों टैंकर्स का आपको कैपेसिटी दे रखा है कि इन तीनों में इतना ऑयल भरा हुआ है। मुझे एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी वाला बीकर चाहिए जिससे अगर मैं इनको मेजर करूं, मैं क्या कर रहा हूं, उस बीकर को लूंगा और इसमें से भर भर के बाहर निकालूंगा 240 वाले में से। मुझे देखना है कि मेरे कितनी बार बाहर निकालने पर ये पूरा का पूरा ऑयल मेजर हो गया। मान लो मैंने उस बीकर को लिया और मैंने इसमें से 8 बार भर भर के निकाला, 8 टाइम्स भर, एक बार भरा, 2 बार भरा, ऐसे 8 बार भरा, और 8 बार में ये टैंक पूरा का पूरा खाली हो गया। यानी कि उस बीकर को अगर मैं 8 बार यूज करूंगा तो ये 8 बार में पूरा मेजर हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे बताना है कि उस ऐसे बीकर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी कि वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, इक्वल नहीं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में
इन टैंकर्स को मेजर कर ले। ऐसा नहीं हो कि मैंने इसमें से भर के निकाला 7 बार तो पूरा पूरा भर के निकला और 8वीं बार में सिर्फ आधा ही भर के निकला। तो बेसिकली हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंट्स में मेजर कर ले और मैक्सिमम भी होना चाहिए। तो आपने कहा यार ऐसे तो, क्योंकि अगर मान लो 30 लीटर का है वो कंटेनर, तो 30 लीटर का इसको 8 बार में पूरा पूरा मेजर कर लेगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा मैक्सिमम नंबर चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, क्योंकि बीकर एक ही है अपने पास। तो आपने कहा सर अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी निकालनी है उसकी, और आपने तीनों का अगर एलसीएम निकाले तो एलसीएम मान लो 720 आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ कि 720 आया, तो क्या उस बीकर की कैपेसिटी 720 होगी? 720 लीटर का बीकर इसको मेजर कर लेगा एग्जैक्ट काउंट में? ये सारे के सारे मिल्क ये अगर इसमें डालोगे आप भर के 240 डालोगे तो वो तो पूरा भरेगा ही नहीं। तो इसका मतलब वहां पे एलसीएम तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारे को एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो एचसीएफ बनेगा। वैसे आपने मैक्सिमम देख के जज कर लिया था, तो एचसीएफ कितना आएगा इनका? 60 आ गया मान लो। तो आपको चाहिए 60 लीटर का बीकर। 60 लीटर का बीकर इसको 4 बारी में, इसको 5 बारी में, इसको 6 बारी में मेजर करके खत्म कर देगा। आई बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन में भी एचसीएफ निकलता है। अब आप एलसीएम में कुछ एग्जांपल्स देख लो फटाफट से, एलसीएम के एग्जांपल्स देख लो। आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल है, उसके अंदर क्या दे रखा है? एक सर्कुलर गार्डन है, उसके अंदर ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है रवि और दूसरी है सोनिया, है ना। रवि और सोनिया दोनों इस पॉइंट से शुरू होते हैं और ऐसे राउंड लगाना शुरू कर रहे हैं ना, गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं इसके। रवि के बारे में बोला कि रवि जो है वो 12 मिनट के अंदर राउंड पूरा कर देता है अपना पूरा एक, और ये मैडम 18 मिनट में पूरा करती है। अब भैया रवि तो 12 मिनट में पूरा कर रहा है, सोनिया 18 मिनट में पूरा कर रही है, और आपको पता है कि ये लोग सामने स्टार्टिंग पॉइंट से प्रैक्टिकली सोचना कि आप और आपका दोस्त या कोई भी, आप दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ में खड़े हो, सर्कुलर गार्डन है, आप भाग रहे हो। आप तेज भागते हो, धीरे भागता है आपका साथी। तो आप अगर तेज भाग रहे हो तो आप राउंड भी पहले पूरा करोगे, सीधी सी बात है। वो जब तक राउंड पूरा नहीं करेगा या करेगी तब तक आप अपना दूसरा राउंड स्टार्ट कर चुके होंगे, सीधी सी बात है। अब आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो नॉन स्टॉप, तुम थके, तुम्हारी बैटरियां फुल चार्ज है यार, तुम थकी नहीं रहे, तुम्हें बस भागते रहना है। मैं तुम्हें रुकने का ऑर्डर तब दूंगा जब तुम लोग दोबारा से दोनों के दोनों साथ में यहां पर मिलोगे, इस जगह दोबारा आपको यही मिलना है साथ में। आप सबको एक बात समझ में आ गई कि जब आप इस तरीके से भागना शुरू करोगे तो आप लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो हर बार करोगे ही, आप एक ना एक बार तो आपस में मिलोगे ही। हो सकता है कि आपने पहला राउंड पूरा किया, आप दूसरे राउंड के लिए जा रहे हो, वो पहला राउंड कंप्लीट कर रही हो, फिर आप तीसरे के लिए आ रहे हो, फिर आप दोनों आपस में इंटरेक्ट हुए हो। पहले राउंड में तो आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे साथ में थे, दूसरे राउंड में आप लोग साथ में आए, लेकिन आप थर्ड के लिए जा रहे थे, वो अपने सेकंड राउंड को लेके जा रही थी, तो आप लोग इस तरीके से इंटरसेक्ट हो गए, आप उससे आगे निकल गए, तो आप मिले ना। लेकिन आप कहीं भी अदर पॉइंट पे मिले हो, आप दोबारा साथ में यहां पर कब मिलोगे? तो जब भी किसी क्वेश्चन से ये साउंड आए ना कि ये काम दोबारा साथ में कब होगा, ये काम दोबारा साथ में कब होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में 100% क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों का एचसीएफ निकालता तो एचसीएफ आता 6। क्या 6 मिनट बाद ये दोबारा यहां मिल जाएंगे? अरे 6 मिनट में तो इनमें से कोई भी अपना राउंड भी पूरा नहीं कर पाएगा, तो एचसीएफ तो यहां वैसे रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे निकलेगा क्या? एलसीएम। और एलसीएम कितना निकलेगा? 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, आपने निकाल दिया, कितना आ गया? 36 आ गया। यानी कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों दोबारा साथ में मिलेंगे। मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। रवि 12 मिनट्स में एक राउंड करता है, 36 मिनट्स में 3 राउंड पूरे कर दिए। रवि अपने चौथे राउंड के लिए निकल रहा है, वो यहां से निकल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, वो 18 मिनट से पूरा करते उसने 2 राउंड पूरे करे, वो अपने थर्ड राउंड के लिए निकल रही है। यानी कि उनका राउंड खत्म तो यही माना जाता है ना। उसने अपना थर्ड राउंड खत्म किया, वो फोर्थ के लिए जा रहा है, उसने अपना सेकंड राउंड खत्म किया, वो थर्ड के लिए जा रही है। तो बेसिकली उनके नंबर ऑफ राउंड्स तो कम ज्यादा है, लेकिन दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम दे अगेन मीट ऑन द सेम पॉइंट। वो दोबारा यहां से स्टार्ट करेंगे, वो दोबारा यहां पे मिल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब एक क्वेश्चन मैंने और पूछा आपसे, मान लो एक ट्रैफिक सिग्नल है, उस पर 3 लाइट है, तीनों का टाइम दे दिया 12, ये 12 सेकंड पे चेंज होती है, ये 18 सेकंड पे चेंज होती है, वो 24 सेकंड पे चेंज होती है। आपको तीनों का टाइम दे दिया 12 सेकंड्स, 18 सेकंड, 24 सेकंड्स। आपको ये बताना है कि मैंने इन तीनों को सुबह 8 बजे साथ में ग्रीन किया, सुबह 8 बजे साथ में ग्रीन किया, रेड किया, जो भी है, साथ में सिग्नल चेंज हुआ इनके 7 बजे। अब आप ये बताओ
कि ये दोबारा साथ में सिग्नल वापस कब चेंज होंगे, दोबारा ये काम वापस साथ में कब होगा, जब तीनों की तीनों लाइट पे, ये 3 अलग अलग सिग्नल्स की लाइट है, एक इस चौराहे की हो गई, उस चौराहे की, किस चौराहे की हो गई। तो मुझे आपसे सिर्फ इतना सा पूछना है कि ये तीनों लाइट दोबारा साथ में वापस चेंज कब होगी, दोबारा तीनों का कलर साथ में सेम कब होगा। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे यही साउंड आ रहा है कि दोबारा एक काम साथ में कब होगा। तो आप इन तीनों क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम निकालने के मेथड है अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यूक्लिड्स तो कटवा ही दिया, तो आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। तो अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सीखना मेरी बात। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे कि ये आपको एलसीएम वाली प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो गई। एलसीएम वाली प्रॉब्लम जनरली ऐसी आती हैं, आप बड़े आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होगी, जब मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा, जब आपको एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, तब करेंगे। एक बार अपन पहले एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी से आपका इस टाइप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, उसको करके दिखाना। आप लोग ये वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ जरा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई अपने को एक स्कूल है, उसमें 2 टाइप के सेक्शन चल रहे हैं, एक जूनियर चल रहा है, एक सीनियर सेक्शन चल रहा है। तो जो जूनियर सेक्शन है उनकी बैल चेंज होती है 40, उनका पीरियड चेंज होता है 40 मिनट के बाद, और जो अपने सीनियर सेक्शन वाले उनका चेंज होता है 1 घंटे के बाद। अब दोनों की सुबह 8 बजे साथ में बैल बजी, फर्स्ट पीरियड चल रहा है। आपको पता है कि प्रोसेस चलता रहेगा, वो 40 मिनट हो जाएगा, फिर अगले वालों का 1 घंटे बाद होगा, फिर ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसे दोबारा जरूर आएगा जब उनका साथ में पीरियड चेंज होगा। आपको वो टाइम निकालना है कि वो टाइम बताओ कि उनका साथ में पीरियड चेंज कब होगा। सुबह 8 बजे उनका साथ में हुआ था, दोबारा को बताना है कि अगला टाइम कौन सा है जब उनकी बैल बिल्कुल साथ में रिंग होगी। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना और सब्सक्राइब वगैरह करवाओ। फालतू तुम लोग बैठे ऐसे कैसे, चलो चलते हैं भाई, मिलते हैं, हैव अ गुड डे।